नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं इसका। कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा जो है मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? ये प्रगति हो जाएगा। देखिए, प्रगति का अर्थ क्या होता है? वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है, अतः मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है। ठीक है, क्योंकि मानव क्या करता है? मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। ठीक है, मानव सुख की वृद्धि जो है वो सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। अगला है हमारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। तो कौन सी वो है? तो ये हमारी हो जाएगी विकास, यानी सामाजिक सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, विकास कहलाती है। विकास इस प्रकार के परिवर्तन का जो है वो सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वो वर्ग संघर्ष इसका मुख्य कारण होता है। देखिए, जो जर्मन दार्शनिक हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। इनके अनुसार अगर हम देखें तो समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का जो है वो मुख्य योगदान होता है। देखिए, समाज की जो संरचना है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी समाज में परिवर्तन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या किया है? अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे कुछ ने संरचना में परिवर्तन, कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन और कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन माना है। अगला है, समाज की संरचना एवं उनके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको भी हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा समाज जो सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचों और प्रकारों में घटित हो। ये परिभाषा किसकी है? तो ये के डेविस की परिभाषा है। ठीक है, के डेविस के अनुसार अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन से आशय केवल उन बदलावों से है जो सामाजिक संगठन में हुआ करते हैं, अर्थात समाज के ढांचों और प्रकारों में घटित हो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो जलवायु हो जाएगा। ये सामाजिक जो परिवर्तन है इसकी विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, बल्कि संरचना को अगर हम देखें तो सार्वभौमिकता तथा समय सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित होता है, जबकि जलवायु क्या है? ये भौगोलिक परिवर्तन से सम्मिलित होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का जो है वो विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किया गया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का जो विवेचन है ये सामाजिक परिवर्तन में कार्ल मार्क्स ने किया है। उनका मानना है कि जब उत्पादन के उपकरणों यानी जो प्रौद्योगिकी है, उत्पादन के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचना जो होती है यानी सुपर स्ट्रक्चर जो होता है इसमें भी बदलाव आता है यानी परिवर्तन आता है, जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारक माना है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो जाहिर सी बात है ये सामाजिक संरचना को प्रभावित करेगा। देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक तथा बाह्य या संरचनात्मक है यानी स्ट्रक्चर है, उन दोनों पक्षों में हो सकता है। समाज की प्रत्येक संरचना संगठन तथा सामाजिक संबंध जो संगठन एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन में एक सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है? वो एक सार्वभौमिक और एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो इसका जो अवरोधक है वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। बाकी ये सारे जो है ये हमारे इसमें अवरोध पैदा करते हैं। जैसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो गई, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधन नहीं है। यानी आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन के विरोधी रुख या मनोवृत्ति जिसमें स्वार्थ निहित हो, तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिसमें क्या होता है? आर्थिक लागत क्या होती है? वो अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों के संपर्क में जो है संपर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो प्रगतिशील राष्ट्रों से संपर्क नहीं कर पाते हैं तथा रूढ़िवादी समाज में जड़ता की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता, यानी सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन जनांगीय कारक है? तो जाहिर सी बात है वो आप्रवास और उत्प्रवास जो है ये इसका कारण हो जाएंगे, यानी सामाजिक परिवर्तन के जनांगीय कारकों में शामिल हैं आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हाँ, आप्रवास और उत्प्रवास होते हैं। ठीक है, तथा जन्म एवं मृत्यु दर, किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा अथवा
अधिक, वह उस सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों यानी आधुनिकीकरण और क्रांति का उल्लेख किसने किया है? तो ये किसने किया है इसका उल्लेख? ये कार्ल मैनहीम ने किया है इसका उल्लेख। सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूप होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? एक आधुनिकीकरण होता है और एक क्रांति। तो इसका उल्लेख कार्ल मैनहीम ने किया है। ठीक है, बोलने में मिस्टेक होगी, मैनहीम। ठीक है, मैनहीम ने किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रवृत्ति जो है जो प्रवृत्ति है ये क्रांतिकारी और विकासवादी होती है। यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होती है कि उसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो कार्ल मैनहीम हो जाएंगे। अगला है सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है। तो इसका समाजशास्त्रीय जो अर्थ होता है ये सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला है, देखिए इसको एक्सप्लेन भी किया गया है मैकाइवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्रीय होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार के परिवर्तन कहेंगे? तो उसको हम आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? तो जाहिर सी बात है वो हमारे तीनों हो जाएंगे, यानी रूढ़िवादिता भी होता है, निरक्षरता भी होता है और निहित स्वार्थ भी होता है, यानी ये तीनों कारण जो है वो होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है, तो देखिए जनसंख्यात्मक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है और जो है प्रौद्योगिकी भी होता है। कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये पारिवारिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसने नहीं ही पूछा है। अगला है हमारा, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? तो ये हो जाएंगे WF ऑगबर्न। ठीक है, सांस्कृतिक पश्चाता या विलंबना की अवधारणा को अमेरिकन समाजशास्त्री जो थे वो WF ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है सोशल चेंज में प्रतिपादित किया था। उन्होंने संस्कृति को दो उपखंडों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। पहला है भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर। ठीक है, दूसरा है अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो रॉस ने किया है। अमेरिकी जो समाजशास्त्री हैं E.A. रॉस, इन्होंने जो E.A. रॉस हैं इन्होंने संभवतः सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल, जो इनकी पुस्तक है 1901 में आई है, इसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण का विशद विश्लेषण किया है। रॉस ने लिखा है कि सामान्यतः सामाजिक नियंत्रण से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा मनमाना हस्तक्षेप है। ये व्यक्ति सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, अर्थात कार्यकर्ता हो सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति क्या सरकारी अधिकारी, नेता और कार्यकर्ता हो सकते हैं। अगला है, निम्नांकित में कौन सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन से जुड़ा है? तो वो रॉस जी जुड़े हैं। ठीक है, अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण के विशद विश्लेषण है ये किया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के जो संघर्ष सिद्धांत है इससे रिलेटेड है। बाकी पैरेटो जो है ये चक्रीय सिद्धांत से है और वेबलेन जो है ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगला है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहते हैं? तो ये सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अगला है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, किस लिए होता है? तो ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा ये क्रियाशील होता है। अगला है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग जो है वो होता है किसमें होता है? औपचारिक नियमों के लिए, अनौपचारिक नियमों के लिए या फिर अनौपचारिक और औपचारिक। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा होता है। अगला है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी जो ढंग है ये कौन सा है? तो ये सामाजिकरण होता है। ठीक है, देखिए इसमें एक्सप्लेन किया गया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण से बहुत सीधे ढंग से जुड़ी है। समाज में कौन सा व्यवहार अपेक्षित या अनपेक्षित है इसकी जानकारी जो है वो व्यक्ति को सामाजिकरण के द्वारा होती है। जिन माध्यमों के द्वारा सामाजिकरण होता है बहुत हद तक उन्हीं माध्यमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण भी होता है।
इसलिए कभी कभी सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया एक सी लगती है। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का एक आधार है। जितना अधिक सामाजिक मापदंडों के अनुरूप सामाजिकरण होगा, समाज में सामाजिक नियंत्रण भी उतनी ही आसानी से होगा। अतः स्पष्ट है कि सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम व प्रभावी ढंग है। अगला है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है, तो वो धर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो औपचारिक नियंत्रण है वह नियंत्रण है जो निश्चित लिखित कानूनों के द्वारा संपन्न होता है तथा इसे व्यक्ति या समूह को मानना ही पड़ता है। औपचारिक नियंत्रण के साधनों का विरोध करने पर दंड देने की व्यवस्था होती है। राज्य है, पुलिस है, न्यायालय, किसी औपचारिक संगठन इत्यादि के द्वारा किया गया नियंत्रण जो है वो औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण है। अगला है पिता व पुत्र के व्यवहार पर नियंत्रण को किस श्रेणी में रखेंगे, तो वो अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना होता है। ठीक है, यानी सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज को अव्यवस्था से बचाना एवं भविष्य में उसके अस्तित्व को कायम रखना है। जिस प्रकार राज्य अपने नियमों के उल्लंघन करने वाले दंडों को देता है, समाज भी सामाजिक नियमों कानूनों को तोड़ने वालों को क्या करता है, वो दंड देता है, जिसके कारण लोगों के व्यवहारों में निश्चितता एवं क्या होती है, निश्चितता तथा एकरूपता रहती है। तथा सामाजिक नियंत्रण का जो मुख्य लक्ष्य है वो आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना है। अगला है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नमस्ते करना। ठीक है, जनरीति के अंतर्गत ये आता है। बाकी ये सारे जो कारण होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए समाज प्रत्येक व्यक्तियों से यह आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे क्या है, किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी अपनी जो है लोक रीतियाँ होती हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि यदि अपने से बड़ा कोई अतिथि आता है तो उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करना या फिर पैर छूना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस परंपरागत ढंग से अभिनंदन जो है वो नहीं करता है तो वैसे लोगों की थोड़ी बहुत निंदा की जाती है, पर समाज उसे कठोर दंड नहीं देता है। अपेक्षित व्यवहार मात्र अपेक्षित ही होता है, नितांत आवश्यक नहीं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जनरीति क्या है, वो एक शुड बिहेवियर है। ठीक है, अगला है किसने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जो है का उल्लेख किया, तो वो कार्ल मैन हीम हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर इसको एक्सप्लेन भी किया था। कार्ल जो मैन हीम है, इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रणों की चर्चा उनकी जो पुस्तक है मैन एंड सोसाइटी में विस्तृत रूप से की है। प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्रायः जो है वो प्राथमिक समूह द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता हो गए, मित्र हो गए, शिक्षक हो गए, पड़ोसी इत्यादि। अप्रत्यक्ष का कैसे करते हैं, तो वो सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण से है। ठीक है, भौतिक वातावरण द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण से है। अगला है सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण जो अभिकरण है ये कौन सा है, तो ये परिवार हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जन्म लेते ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य हो जाता है, जहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है सबसे पहले प्रारंभ होती है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की भी शुरुआत पहले यहीं से होती है, यानी परिवार से ही होती है। धार्मिक विश्वासों, परंपराओं, प्रथाओं, जीवन के मूल्यों एवं प्रतिमानों की जानकारी सर्वप्रथम परिवार से ही होती है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्ति का जो आचरण है वो निर्धारित होता है। चूंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का सदस्य बना रहता है, इसलिए परिवार सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में आजीवन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है, तो ये चार्ल्स फूले हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ही चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। अगला है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, तो देखिए चेतन और अचेतन, सहयोग और असहयोग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए चेतन और चेतन ये देखिए ऊपर ही दिया हुआ है, किसने माना है, फूले ने माना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला भी माना है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी सहयोग और संघर्ष जो है ये सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है। अगला है अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन जो है वो उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये क्या है, ये एक नकारात्मक नियंत्रण का उदाहरण है। देखिए डिफिनेशन दी हुई है, सामाजिक नियंत्रण नियोजित व अनियोजित प्रक्रियाओं और अभिकरणों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है, उनसे आग्रह किया जाता है अथवा वाद किया जाता है कि वे अपने समूहों की रीतियों
तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सामाजिक नियंत्रण की जो उपयुक्त परिभाषा है ये किसकी है? तो ये ब्रियरली की जो है ये परिभाषा है, इन्होंने ही इसको माना है। ठीक है, अगला है ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह क्या है वो सामाजिक मापदंडों के विचलन को सीमित करता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? ये सामाजिक नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यवहार जो है वो सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? तो हड़ताल पर जाना जो है वो सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है, बल्कि जबकि क्या है प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान और अपनी ही जाति में विवाह, आयकर चुकाना, ये सभी इसके दायरे में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा जिसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है।